The official reason was that these brick-walled structures were illegally built, but many of these structures were built under government schemes. However, the reality is that these poor Muslim families are victims of far-right Hindu groups, bent upon pushing India's largest minority into second-class citizen status. And the weapons Hindu groups use against Muslims are cows. Cow vigilantes have been increasingly roaming the streets of India since Prime Minister Narendra Modi's government came to power in 2014. Several states have banned the slaughter of cows. In recent years, Muslim cattle farmers have been lynched by angry far-right mobs. Alia Banu and Gulshan are among the victims whose houses were also demolished. 14 तारीख को रात में पुलिस आई और आके पूरी घर की तलाशी ली। उसके 10 पुलिस और 2 लेडीज साथ में थी। पूरे घर की तलाशी ली, फ्रिज की ली, घर में कुछ नहीं मिला। तो फिर पुलिस आई, 10-12 पुलिसें आईं और उसमें कुटवार भी था साथ में। आया तो बोला साइन करो। हमने कहा साइन हम नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे नहीं, हम साइन नहीं कर सकते। बोले आपको करना पड़ेगा। हमने कहा सर आप बताइए तो क्यों करें साइन। तो बोले नहीं बस साइन करो, जो नहीं है उनका भी घर गिरेगा और आपका भी, आप साइन करो आपका भी घर गिरेगा। और हम डर के मारे, हाथ में पुलिस के डंडा भी था और बंदूकें भी थी, तो डर के मारे अपन को हम मजबूर होकर उनके सामने साइन कर दिए। Banswahi village, which is under the jurisdiction of the Nanpur police station in Mandala district, is predominantly Muslim. The Nanpur police allege that they discovered evidence of beef consumption and cow remnants, such as bones and fat, in the 11 homes that have been demolished. Residents like Sultana B and Munir Ahmed are involved in scrap collection and daily wage labour. They now live under the open sky in this far-off village near the rubble of their homes. The families of arrested men have approached the court for their release, but the police have weaved a tale that jumps right out of a Bollywood flick. We have got the news कि कुछ kettles थे, cow kettles, उनको कोई गाड़ी अवैध परिवहन कर लेकर जा रही थी। तो हम पूरा फोर्स with the all weapon and everything, हमें थोड़ी बहुत खबर थी कि शायद उस एरिया में भी ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद इस तरीके के लगभग हमें 11 घर मिले जिसमें हमें एविडेंसेस मिले गाय के होने के, गाय का मीट होने के और उनका इससे रिलेटेड व्यापार किए जाने के साथ में। अगर हमारे घर से कोई चीज बरामद होती तो कहने के लिए कि कुछ बरामद, फिर भी यानी कि उनके समझ में नहीं आया। और घर तोड़ने के समय हमारी लड़की आई सामान निकालने, तो सामान नहीं निकालने दे रहे थे, उनको भगा रहे थे। लेडीज पुलिस साथ में थी कि तुम निकालो मत सामान यहाँ से, तुम भगो यहाँ से। कह और तो और कलाम पाक तक हमारी नहीं निकालने देती, मगर फिर भी जबरदस्ती लड़की रोग आके 2 कलाम पाक निकाल ही ली रही। मेरे घर में कोई चीज नहीं सर, मेरे घर में कोई चीज होता ही नहीं है। हम मजदूरी करते हैं, रोज लाते हैं, रोज खिलाते हैं। अब मेरे को ये खुद नहीं मालूम सर मेरा घर काहे को तोड़ दिया। मेरे केस नहीं है, मेरे ऊपर कोई सर नहीं है, मेरे घर कैसे तोड़ दिए। अब कि तुम कह रहे हैं 11 जन है, 11 से ऊपर 17-18 घर टूटे। For families like Alia's, these homes represented their life savings and dreams. The destruction has left many burdened with the loss of their belongings and a lot of debt. The present and future of the young children in the locality have been shattered with the demolition of their homes. पापा भी नहीं है, जेल में पापा को डाल दिए बिना उसके। किताब कॉपी सब दब गई हैं, पूरी दुनिया हमारी जड़ गई है, पूरा घर सब तोड़ डाले हैं। अब पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी कर रहे थे, काफी पुस्तक सब दब गए थे तो नहीं लिए थे, दूसरे से पैसा लेके तो अभी चुका रहे हैं। हमारे बाल बच्चे, हमारी कापी, बच्चों की पुस्तक सब दब गया। हमारा खाने का, पीने का, कपड़े लत्ते, दाना पानी, बर्तन भाड़ा सब दब चुके हैं हमारे। हम क्या करें, अभी हमारी बरसात में रहने का ठिकाना नहीं है और अब जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी कुछ छाया नहीं है, किसके घर में रहें। जिसके घर में जा रहे हैं तो वही भगा रहे हैं, हमको पानी पीने का एक गिलास नहीं मिल रहा है। Ever since the demolitions, around a dozen families have been forced to live in temporary shelters made of either tarpaulin or flimsy roofing sheets. With very little to no livestock left, these families are also facing backlash from the community, as the demolitions have sparked fear among others, worrying that they might face the same fate. इतनी जवान लड़की को लेके हम किसके दरवाजे, हम जिसके घर जहाँ वही हमारे हाथ पांव जोड़ते थे कि तुम भगो यहाँ से, नहीं तुम्हारे पीछे हमारा घर टूटेगा। हम बाड़ी में दौड़ने की कचरा में अपनी बेटी को लेके रहे, खाने पीने हर चीज से हम लोग मोहताज। क्या कैसे गुजारा और पड़े हैं ऐसे ही, कोई दे दिए तो खा लिए, नहीं अपने बच्चे को लेके ऐसे ही डाले हैं। हमारे हस्बैंड भी अंदर हैं, मोहम्मद आजम।
Local police and some media outlets have labelled 10 out of the 11 accused as fugitives. However, 4 of these accused voluntarily surrendered to the authorities, hoping that by cooperating with the police, they might receive a reduced sentence. हम अपने आदमी को खुद ला के पुलिस के हवाले करे हैं। पुलिस नहीं पकड़ी है, हम खुद ला के दिए हैं। पुलिस कह रही है कि हम पकड़ के लाए हैं, आरोपी हैं। What happened in Banzwahi has put a spotlight on the creeping influence of far-right groups. police action came a day before Eid al-Adha, when Muslims sacrificed livestock, including cows. Demolitions were justified under the pretext of preventing illegal cow slaughter and beef trade. ये ऐतिहासिक कार्रवाई थी। इस कार्रवाई को लेकर के मंडला और सकल हिंदू समाज जो है, संगठन तो ठीक है, संगठन के साथ में जो सकल हिंदू समाज है, इस कार्रवाई की सराहना की और सराहना करते हुए आगे भविष्य में अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो इससे और कठोर जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई की मांग करेंगे। तो कम से कम इनकी आजीवन कारावास सजा ही सुना दी जाए या फांसी की सजा सुना दी जाए। मैं गया था अपनी टीम के साथ में, उनको बधाई भी दी, उनसे मुलाकात भी की, एसपी साहब से बात की। Banzwahi is not the only place where Muslims say they have been persecuted for their religion. Dozens of Muslim-owned houses and buildings were demolished in different parts of Madhya Pradesh over the week of Eid. The demolitions followed the same old pattern, in which Hindutva groups accuse Muslims of crimes and force the police and local administration to punish them by destroying their houses. In most of the cases, the buildings are later labelled as illegal. ये ऐसा कोई मैटर नहीं है, ये जालसाही से फंसाया गया है और जालसाही से इनको मवेशी ला के बांध के रात के छापा डलवाए हैं एकदम से और सुबह बिल्डोजर बुलवा दिए। ये कानून कैसा कानून है ये बताया जाए। ये कुछ नहीं है, ये सब ये फालतू दिखावा हो रहा है और घर मकान बस मुसलमान के तोड़े जा रहे हैं। यही मुद्दा ले लेके मुसलमान को हर जगह से हटाया जा रहा है। Anti-cow slaughter laws don't have any provision to demolish the house of an accused. Police use obscure excuses, including allegations that homes have been built illegally, to raise them. But Banzwahi residents say their homes cannot be built on illegal land without permission, since Prime Minister Modi's government paid for them as part of a program to help the poor. Amid the turmoil in Mandala district, some tribal leaders are stepping forward to address the injustice faced by the 11 families whose homes were demolished. These tribal leaders are making it clear that they oppose the anti-Muslim sentiment and unfair administrative treatment growing in the region. यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यह राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक धर्म पे राजनीति करने वाले जो यहाँ के सत्तासीन लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक मुसलमान को गिराते हुए दिखाना, एक हिंदुत्ववाद को बढ़ाते हुए दिखाना, एक ऐसी प्रकार की यहाँ पे दोनों कौमों में ऐसी वायलेंस फैलाने का काम करना, ये सत्तासीन लोग कर रहे हैं। These demolitions, carried out under the guise of legality, revealed the deepening grip of far-right groups across India. For the Muslim families of Banzwahi and others like them across India, the wreckage of their homes symbolizes not just physical loss, but the erasure of identity, security, and dignity. In the name of protecting cows, an entire community's future has been buried under the rubble. As these families struggle to rebuild their lives, the question remains, what justice can there be when the law itself is wielded as a weapon of oppression against Muslims?